मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिटरेरी टर्म को। अगर हम लिटरेरी टर्म की बात करते हैं तो 1 से लेकर के 431 तक प्रीवियस वीडियोज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जा करके उसको चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी वीडियोज एकदम सीक्वेंस से मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे आज 432 पर। 432 नंबर पे क्या चीज है पहले आप देख लो। 432 की अगर हम बात करें तो कथारसिस पूछा गया है कि कथारसिस किससे संबंधित है, और ये टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो ध्यान बनाए रखना, जो कथारसिस होता है वो किससे रिलेटेड होता है? ट्रेजेडी से, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो कथारसिस है वो किससे रिलेटेड है? ट्रेजेडी से। और जो कथारसिस जो है रेफर करता है इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी को, और किसके ऊपर? ह्यूमन हार्ट के ऊपर। अगर हम क्रिटिसिज्म में बात करें तो कथारसिस इज अ मेटाफर यूज्ड बाय अरिस्टोटल इन द पोएटिक्स। अरिस्टोटल ने जो पोएटिक्स लिखा था उसमें मेटाफर के रूप में इसका यूज किया था, टू डिस्क्राइब करने के लिए। और किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए? द इफेक्ट ऑफ ट्रू ट्रेजेडी ऑन द स्पेक्टेटर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किसकी? कोरस की, कि आखिर ये कोरस क्या होता है, और ये भी टीजीटी 2010 में पूछा गया है। क्या बताना है आपको? कोरस बताना है। अच्छा, कोरस से ही पता लगता है समूह गान। कोरस से ही आपको पता लगेगा क्या? समूह गान। अब समूह की बात हो रही है तो कोई कहीं ना कहीं ग्रुप होगा, और ग्रुप किसका होगा? ध्यान रखना, सिंगर्स इन ड्रामा। ड्रामा में जो सिंगर होते हैं, गाने वाले होते हैं, इनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कोरस कहते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। एक बार को यहां पर समझ लीजिएगा, कोरस क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा। किसी भी नाटक में जो गाने वालों का समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? कोरस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरस। अमंग दी एंसेंट ग्रीक दी कोरस बाजा ग्रुप। कोरस क्या था? एक ग्रुप था। बेरिंग मास्क, जो कभी कभी मास्क पहनते थे और गाते थे या चैंटेड करते थे। चैंटेड का भी मतलब होता है गुनगुनाना, जपना। किसको? कविताओं को। किस समय? वाइल परफॉर्मिंग डांस, जब वो डांस कर रहे होते थे। ठीक है, लाइक मैन्यूवर्स एट रिलीजियस फेस्टिवल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉमिक रिलीफ। अब ये कॉमिक रिलीफ क्या होता है? टीजीटी 2010 में पूछा गया है कि जो कॉमिक रिलीफ होता है वो किसको डिस्क्राइब करता है? ये आखिर है क्या? कॉमिक रिलीफ जो है वो एक शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड होता है जो इंटरप्टिंग करता है किसको? ट्रेजेडी को। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो कॉमिक रिलीफ से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ये ट्रेजेडी में बात, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी बहुत ज्यादा ट्रेजेडी चल रही है, आप मूवी देखते हैं तो बीच बीच में कॉमेडी आ जाती है। तो जो कॉमेडी आ जाती है तो ऑडियंस को रिलीफ देने के लिए, जिससे कि वो ज्यादा नीरस ना हो, तो बीच बीच में क्या करा जाता है? उसमें कॉमिक रिलीफ को डाला जाता है। उसी को हम कहते हैं शॉर्ट ह्यूमरस। ठीक है, शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड जो कहलाता है वो कॉमिक रिलीफ होता है। कॉमिक रिलीफ इंप्लाइज करता है शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड को जो इंटरप्टिंग करता है ट्रेजेडी को या किसी सीन को इन अ सीरियस ट्रेजिक वर्क, स्पेशली इन अ ड्रामेटिक वर्क। विशेष रूप से अगर हम बात करें तो कोई भी हमारा ड्रामेटिक वर्क है उसमें इसको डाला जाता है। अगला मोरालिटी प्लेज वर। ये मोरालिटी प्लेज क्या है? बर मीन्स थे। ए बी टीजीटी 2010 में मोरालिटी प्लेज जो होते थे वो प्रोड्यूस किए गए थे इन 15 और 16 सेंचुरी में। ठीक है, मोरालिटी प्लेज कब प्रोड्यूस हुए थे, कब आए थे? ठीक है, या तो 15 या 16वीं शताब्दी में मोरालिटी प्लेज आए थे। ठीक है, तो यहां पर आप मोरालिटी प्लेज को एक बार पढ़ लीजिएगा कि आखिर क्या है मोरालिटी प्लेज। अगर हम मोरालिटी प्लेज की बात करें, बर प्रोड्यूस किए जाते थे इन 15 और 16 सेंचुरी में। मोरालिटी प्लेज बर ड्रामेटाइज किए गए या एलिगरीज of the life of man, his temptation and shining, his quest for salvation and his confrontation by death. तो the best known morality plays is 15th century क्या? एवरी मैन। इसको ध्यान बनाए रखना, 15th सेंचुरी का एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है जिसका नाम है एवरी मैन। ये जो है मोरालिटी प्लेज के नाम से जाना जाता है।
अगला हम बात करें नेक्स्ट 436 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो 436 पे क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स बिलोंग टू अ फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री। यानी कि आपको यह बताना है, चार ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पोइट था जो कि फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करता था। ठीक है, तो इसमें अगर हम फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री की बात करें तो डी ऑप्शन को आप देखिएगा, डीजी रोसेट्टी। ठीक है, कौन, डीजी रोसेट्टी का नाम ध्यान बनाए रखना फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री में। तो फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री से कौन बिलोंग करता है, यानी कि दांते गैब्रियल रोसेट्टी। फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री इज अ नेम गिवन, और ये जो नाम था फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री, ये नाम दिया गया था किसके द्वारा, रॉबर्ट बचनन के द्वारा इसको नाम दिया गया था। ठीक है, ये फ्लैशी स्कूल ऑफ पोइट्री नाम किसके द्वारा दिया गया, यानी कि रॉबर्ट बचनन के द्वारा। टू आर इलास्टिक सेंसुअल स्कूल ऑफ पोइट्स टू विच दांते गैब्रियल रोसेट्टी, विलियम मॉरिस और एल्गेरनन चार्ल्स स्वेनबर्न इस ग्रुप से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ई.एम. फॉस्टर्स बिलोंग टू। यहां पर क्वेश्चन आपका है जो ई.एम. फॉस्टर थे वो बिलोंग करते हैं, ये भी टीजीटी 2010 में पूछा गया है। तो ई.एम. फॉस्टर जो है वो ब्लूम्सबरी ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ई.एम. फॉस्टर कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ब्लूम्सबरी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ब्लूम्सबरी ग्रुप वाज आ इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, एक प्रभावशाली ग्रुप था ऑफ एसोसिएशन इंग्लिश राइटर्स। और इस ग्रुप में कौन कौन थे, इंग्लिश राइटर्स थे, इंटेलेक्चुअल्स विद्वान थे, फिलोसफर्स दार्शनिक और आर्टिस्ट कलाकार थे। आर बेस्ट नोन मेंबर्स इंक्लूड, अगर हम इसमें ब्लूम्सबरी ग्रुप की बात करें तो इसमें कौन कौन से मेंबर्स को इंक्लूड किया गया था, तो नंबर 1 वर्जीनिया वुल्फ, जॉन मेनार्ड केनीस, ई.एम. फॉस्टर एंड लेटन स्टायर्ची, इनको क्या करा था, इसमें इंक्लूड किया गया था। बीट राइटर्स कौन है, एक बीट राइटर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये हमारे बीट राइटर्स कौन थे। अगर हम बीट राइटर्स की बात करें तो ये जो ग्रुप था वो 1950s का ग्रुप था। किसका ग्रुप था, बीट राइटर्स 1915 का ग्रुप था। ठीक है, 1950 का जो ग्रुप था उसको हम बीट राइटर्स कहते हैं, यानी कि जो राइटर्स 1950 के आसपास लिखा करते थे उन राइटर्स को हम क्या कहेंगे, बीट राइटर्स। ठीक है, 2010 में ये पूछा जा चुका है टीजीटी में, एक बार इसको जरा डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि बीट राइटर्स या बीट जनरेशन बाज था, एक क्या था, ग्रुप ऑफ ऑथर्स, लेखकों का एक ऑथर्स का ग्रुप था, हुज जिसकी लिटरेचर एक्सप्लोर करते थे एंड इन्फ्लुएंस्ड अमेरिकन कल्चर ऑन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा। मतलब ये हुआ कि अगर हम बीट जनरेशन की बात करेंगे तो उन लेखकों का एक समूह था जिनके साहित्य ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में अमेरिकी संस्कृति की खोज और उसको प्रभावित किया, यानी कि जो अमेरिकी संस्कृति की खोज की और उसको प्रभावित किया। अगला, टू वर्क ऑफ देयर वर्क वाज पब्लिश्ड एंड पॉपुलराइज्ड थ्रू आउट द 1950। तो यही बात ध्यान बनाए रखना, ये 1950s का ग्रुप था जिसमें एलन गिन्सबर्ग, जैक कैरोइक, तो इसमें कौन कौन थे, एलन गिन्सबर्ग थे, जैक कैरोइक थे, कैन कैसी थे। ठीक है, ये कैन कैसी। इसके बाद में अमेरिकी बराका थे, कौन थे, अमेरी बराका, विलियम एस बैरोज और भी अन्य विलियम एस बैरोज और अदर लेफ्ट हाईली इन्फ्लुएंशियल मार्क इन लिटरेचर। ठीक है, तो ये बात विशेष ध्यान बनाए रखना। चलो, बीट जनरेशन यानी कि 1915 के ग्रुप को समझने के बाद में हम आएंगे किस पर, 439 पर, कि बिक्वलिक। ये जो बिक्वलिक था रेफर टू, किसको रेफर करता है, बिक्वलिक। अगर हम बिक्वलिक की बात करें इसका अर्थ है, क्या अर्थ है भाई बिक्वलिक का, बिक्वलिक का सीधा सीधा अर्थ है, सेकंड वाला ऑप्शन पढ़ो, दी पोइट्स हु रोट पास्टोरल पोइट्री।
हम ऐसे पोइट्स को बिकोलिक पोइट्स कहेंगे जो पास्टोरल पोइट्री को लिखा करते थे। किसको? पास्टोरल पोइट को लिखने वाले पोइट्स क्या कहलाते थे? बिकोलिक। अगला, बिकोलिक रेफर टू द पोइट्स हु रोट पास्टोरल पोइट्री हो गया। पैरेबल क्या है भैया? पैरेबल की बात करें, पैरेबल क्या है? पैरेबल को समझो 440 पे। पैरेबल इज, पैरेबल क्या कहलाता है? ये एक ब्रीफ टेल होती है, ठीक है, एक संक्षिप्त सी कहानी होती है जिसमें इलस्ट्रेटिंग सम मोरल्स, यानी कि जिसमें इलस्ट्रेट किया जाता है सम मोरल्स को। बात आपको समझ में आ गई होगी कि कुछ नैतिकता को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त कहानी बताई जाती है इसमें, जिसमें नैतिकता वाली बातें हों, वो पैरेबल कहलाता है। पैरेबल इज अ शॉर्ट एलिगोरिकल। अब ये चीज विशेष ध्यान रखना, कभी कभी ऑप्शन में ये चीज दे रखी होगी। पैरेबल क्या है? एक छोटी सी एलिगोरिकल स्टोरी होती है डिजाइंड टू इलस्ट्रेट और टीच सम ट्रुथ, रिलीजियस प्रिंसिपल और मोरल लेसन, जिसमें आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा किसी सच्चाई के बारे में, या कोई धार्मिक सिद्धांत है उसके बारे में, या मान लो मोरल लेसन के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एलेक्जेंड्राइन। अब देखो ये आपको समझने वाली बात है, एन एलेक्जेंड्राइन। पहले तो आपको एलेक्जेंड्राइन को समझना होगा ये क्या है। इज अ वर्स लाइन। तो देखिएगा, जब हम बात करते हैं स्पेंसेरियन स्टेंजा की, किसकी बात करते हैं दोस्तों? स्पेंसेरियन स्टेंजा की। तो जो स्पेंसेरियन स्टेंजा होता है 8+1 यानी कि 9 लाइन का होता है। तो जो 8 लाइनें होती हैं वो ऑक्टेव होती हैं, यानी कि ओटावा रिमा होती है, और जो लास्ट लाइन होती है, ठीक है, 9th वाली लाइन, वही एलेक्जेंड्राइन कहलाती है। तो ये जो एलेक्जेंड्राइन है इसी की बात की जाती है। उन्होंने कहा जो 8 लाइनें होती हैं वो तो आइम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, लेकिन जो एलेक्जेंड्राइन होती है वो आइम्बिक हेक्सामीटर में होती है। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, तो उन्होंने यही पूछा है कि ये जो वर्स होती है इस लाइन में क्या होता है, मीटर किसका, कौन से मीटर का यूज किया जाता है एलेक्जेंड्राइन में? तो आइम्बिक हेक्सामीटर का यूज किया जाता है। ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार को पढ़ करके देख लीजिएगा। एलेक्जेंड्राइन इज अ वर्स लाइन इन आइम्बिक हेक्सामीटर। एलेक्जेंड्राइन अ लाइन ऑफ वर्स हैज 6 आइम्बिक फीट, जिसमें क्या होते हैं? 6 आइम्बिक फीट होते हैं, या आप कह सकते हो 12 सिलेबल, क्योंकि एक लाइन में एक सिलेबल में 2 फुट होते हैं। तो अगर 6 हो गए तो 6 दूनी 12, टोटल कितने? 12 सिलेबल हो गए। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला उन्होंने पेंडोराज बॉक्स का मीनिंग पूछा है कि व्हाट डज द मीन ऑफ पेंडोराज बॉक्स। जो पेंडोराज बॉक्स होता है पीजीटी 2010 में पूछा गया है कि पेंडोराज बॉक्स का मीनिंग क्या होता है। तो ए ऑप्शन पढ़िएगा, द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस दैट वंस बिगिन क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। यानी कि पेंडोरा बॉक्स की अगर हम बात करें, पेंडोरा बॉक्स की अगर हम बात करें कि इसका क्या मतलब होता है, तो एक प्रक्रिया जो एक बार शुरू हो जाती है वह कई जटिल समस्याएं पैदा करती है। एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जो वंस बिगिन, जो एक बार अगर शुरू हो जाती है वो प्रक्रिया, तो क्रिएट्स मैनी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारी जटिलताओं को, मुश्किलों को पैदा करती है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। अब पेंडोराज बॉक्स इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है जो वंस बिगिन, एक बार शुरू हो जाती है तो क्रिएट्स करती है मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी जटिल समस्याओं को पैदा करती है, और अथवा अ सोर्स ऑफ एक्सटेंसिव बट अनफॉरसीन ट्रबल्स और प्रॉब्लम्स। मतलब ये हुआ कि जो एक बार शुरू हो जाने पर कई सारी जटिलताएं, यानी कि जटिल समस्याएं, या ये कह सकते हो व्यापक लेकिन अप्रत्याशित, जिनको हमने कभी सोचा भी नहीं था, ऐसी परेशानियों और समस्याओं का स्रोत बन जाता है, वही हमारा पेंडोरा बॉक्स होता है। तो पेंडोरा बॉक्स का मतलब आप समझ गए होंगे, प्रोसेस होता है दैट वंस बिगिन क्रिएट मैनी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, उसी को हम क्या कहेंगे? पेंडोरा बॉक्स कहेंगे। 443 पे देखिएगा, A rhyming of vowel sounds। देखो किसकी बात की गई है? vowel sounds की बात की गई है। Without the rhyming of consonant sound is known as,
पीजीटी 2010 में पूछा गया है तो वो एसोनेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉबल साउंड का रिपीटेशन किसी भी सेंटेंस में बार बार अगर बॉबल साउंड का रिपीटेशन होता है तो वो रिपीटेशन हमारा क्या कहलाएगा? एसोनेंस कहलाएगा। ठीक है, और किसी भी कॉन्सोनेंट के साउंड के रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। तो एसोनेंस क्या है? द राइमिंग ऑफ बॉबल साउंड्स विदाउट द राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? एसोनेंस कहलाता है। अगला 444 नंबर पे एक बार देख लो। 444 नंबर की बात करते हो। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस, इन चारों में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, ऐसा राइटर है जिसने इंट्रोड्यूस कराया किसको? सोनेट को इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में सबसे पहली बार सोनेट को इंट्रोड्यूस कराने वाला व्यक्ति कौन थे? तो हम पहले भी बता चुके हैं, सर थॉमस बट थे। ठीक है, और इसके स्ट्रक्चर को यानी कि इसकी राइमिंग स्कीम या स्ट्रक्चर को किसने इंट्रोड्यूस कराया था? तो अर्ल ऑफ सर्रे ने सोनेट में। ध्यान बनाए रखना, ये इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम। देखिए यहां पर एक बार समझिएगा, इट वाज सर थॉमस बैट। ये कौन थे? सर थॉमस बैट थे। हु इंट्रोड्यूस, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया किसको? सोनेट को। किस में? इंग्लिश पोएट्री में 16th सेंचुरी में। इट वाज ऑल ऑफ सर्रे, ये सर्रे थे हु गेव इट, और उसमें राइमिंग मीटर को इंट्रोड्यूस किसने कराया? ऑल ऑफ सर्रे ने। या आप कह सकते हो स्ट्रक्चरल डिवीजन, जो सोनेट को डिवाइड किया गया ऑक्टिव, सस्टिव या मान लो 3 क्वार्टरिन 1 कपलेट में, तो इसका डिवीजन करने के लिए कौन जाना जाता है? वो जाने जाते हैं ऑल ऑफ सर्रे इनटू क्वार्टरिन ऑफ अ काइंड एंड नाउ कैरेक्टराइज द टिपिकल इंग्लिश सोनेट। ठीक है, अब अगला जो आपका लिटरेरी टर्म है वो असाइड है, कि उन्होंने ये पूछा है कि भैया पीजीटी 2010 में पूछा जा चुका है कि असाइड क्या होता है। असाइड की बात करें तो डी ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। असाइड क्या है? असाइड इज अ शॉर्ट स्पीच, एक छोटी सी स्पीच होती है, नॉट सपोज टू बी हियर्ड बाई अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज आर द ऑडियंस। मतलब ये हुआ, अगर हम असाइड की बात कर लेते हैं तो असाइड में सीधी सीधी बात कह दी गई है कि एक छोटा सा भाषण होता है जिसे मंच या दर्शकों पर या अन्य पात्रों के द्वारा नहीं सुना जाता। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? असाइड कहेंगे। अगला नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? लिंगुआ फ्रेंसिका। किसकी बात करेंगे? एक शब्द आया है लिंगुआ फ्रेंसिका, इसका मीनिंग क्या है? पीजीटी 2010 में लिंगुआ फ्रेंसिका का मीनिंग पूछा गया है, तो इसका मतलब होता है, लिंगुआ फ्रेंसिका का मतलब कॉमन लैंग्वेज ऑफ ऑल, यानी कि एक ऐसी सामान्य भाषा, सामान्य लैंग्वेज जो सबके लिए हो। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज फॉर ऑल। लिंगुआ फ्रेंसिका मीन्स कॉमन लैंग्वेज यूज्ड बाय पीपल, एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज जो कि लोगों के, वहां के लोगों के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता हो, ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड्स, टू कम्युनिकेट करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, विद वन अनदर, एक दूसरे से। जैसे हम लोग एक दूसरे से जो बातचीत करने के लिए कॉमन लैंग्वेज का यूज करते हैं, उसी कॉमन लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे? लिंगुआ फ्रेंसिका कहेंगे। 447 पे फ्री वर्स इज पोएट्री। इन पोएट्री, पोएट्री में जो फ्री वर्स होता है वो क्या होता है? फ्री वर्स की बात करें तो इसमें कन्फर्मिंग नो रेगुलर मीटर, फ्री वर्स में ना तो रेगुलर मीटर होता है ना ही कोई राइमिंग राइमिंग होती है। नो राइमिंग नो मीटर, वही हमारा फ्री वर्स है। फ्री वर्स को वर्स लिब्रा या ओपन फॉर्म ऑफ पोइट्री भी कहा जाता है। इस पोइट्री में किसी तरीके का कोई भी रेगुलर मीटर का यूज नहीं किया जाता। अगला 448 नंबर पे पीजीटी 2010 में पूछा गया है कि अफोरिज्म क्या है। पीजीटी 2010 में पूछा गया है कि अफोरिज्म क्या है। तो अफोरिज्म क्या होता है? अफोरिज्म इज अ स्टेटमेंट, एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसमें कंडेंसिंग किया जाता है। कंडेंसिंग का मतलब बड़ी सी बड़ी चीजों को, यानी कि सेंस वाले सेंटेंसेस को कम से कम शब्दों में बोल देना ही क्या कहलाता है? अफोरिज्म कहलाता है। अफोरिज्म के लिए सर फ्रांसिस बेकन को बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। कंडेंसिंग मच विजडम इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी कि कुछ ही शब्दों में अधिक से अधिक बातों को कह देना है, यानी कि गागर में सागर भरना ही क्या है? अफोरिज्म होता है। गागर में सागर भरना क्या कहलाता है? अफोरिज्म कहलाता है। ठीक है, अगला बात करें 449 नंबर पे देखिएगा, उन्होंने कहा है
कि एपिक क्या है। एपिक क्या होता है, सीधी सी बात, एपिक ऑटोबायोग्राफिकल, ऑब्जेक्टिव है, कॉमिक है या एलेजिक है। तो यहां पर एपिक जो है वो क्या है, एलेजिक है। क्या है, एलेजिक है, ध्यान बनाए रखना। एपिक इज एलेजिक, क्या है ये, एलेजिक है, बिकॉज ऑफ के कारण सेम हेक्सामीटर लाइन। इट इज अ लॉन्ग पोएम, एपिक जो होती है वो एक लंबी कविता होती है, टिपिकली ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ओरल ट्रेडिशन, ओके, नरेटिंग द डीड्स, जिसमें किसी के कार्यों को नरेट किया जाता है या उसके साहसिक कार्यों का वर्णन किया जाता है। एडवेंचर्स ऑफ हीरोइक, या हम कह सकते हैं कि लेजेंडरी फिगर आर द हिस्ट्री ऑफ अ नेशन, इन सब का डिस्क्राइब किया जाता है किसमें, एपिक में। तो एपिक क्या है, एक एलेजिक है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें 450 पे, तो अ पोएम दैट कैप्चर्स, जो कैप्चर करती है द एसेंस ऑफ अ मोमेंट इन अ सिंपल इमेज। देखो एपिक की 450 नंबर पे अगर हम बात करें तो सीधी सीधी बात उन्होंने पूछ ली है कि एक कविता जो एक पल के सार को एक साधारण छवि में पकड़ती है वह है, यानी कि कोई भी पोएम दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ अ मोमेंट, ठीक है, किसी भी मोमेंट के एसेंस को कैप्चर करती है इन अ सिंपल इमेज, एक सिंपल इमेज में, वो क्या कहलाती है, तो वो हैकू होता है। क्या कहलाएगी, हैकू। हैकू जो होता है इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जापानीज पोइट्री। अब ये ध्यान रखना है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, हैकू क्या है, एक जापानीज पोइट्री होती है, ठीक है। हैकू पोएम्स में 3 लाइनें होती हैं और हैकू जो पोएम होती है वो 3 लाइन्स में डिवाइड होती है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स, द फर्स्ट एंड द लास्ट लाइन हैव 5 सिलेबल। इसके अगर 1, 2 और 3 लाइनों की बात करें तो पहली लाइन में कितने 5 सिलेबल होंगे और तीसरी लाइन में भी कितने 5 सिलेबल होंगे, लेकिन जो सेकंड लाइन होती है उसमें 7 सिलेबल होती हैं। टोटल जो है 17 सिलेबल इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, बीच वाली लाइन में 7 सिलेबल, पहली और तीसरी लाइन में 5-5 सिलेबल, टोटल जो सिलेबल हैकू में पाए जाते हैं वो कितने, टोटल 17 सिलेबल की ये पोएम होती है, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं 451 पे, जो कि यूजीसी नेट जून 2008 में पूछा गया, हु इज गिविंग क्रेडिट, किसको ये क्रेडिट दिया जाता है, दी फर्स्ट यूजिंग द टर्म रोमांटिक। रोमांटिक शब्द को यूज करने का क्रेडिट सबसे पहले किसको दिया जाता है, रोमांटिक शब्द को यूज करने का सर्वप्रथम श्रेय किसको दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है भैया, ये पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा, फ्रेडरिक सहगल को। किसको, फ्रेडरिक सहगल को रोमांटिक वर्ड का यूज करने का क्रेडिट यानी कि श्रेय दिया जाता है। यहां पर आप देखिएगा फ्रेडरिक सहगल की बात करते हैं तो इनका जन्म 1772 में और मृत्यु 1829 में। ये क्या थी, एक जर्मन पोइट थी, लिटरेरी क्रिटिक थी, साहित्यिक आलोचक और फिलोसोफर यानी कि दार्शनिक थी। ही वाज अ जेलस प्रमोटर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, ठीक है। तो रोमांटिक वर्ड का सबसे पहली बार यूज करने का श्रेय फ्रेडरिक सहगल को जाता है। अगला 452 नंबर पे एक बार को देख लो, हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ। जो हीरोइक कपलेट होता है वो पेयर दिखाया जाता है, और किस चीज का पेयर दिखाया जाता है, ध्यान समझिएगा, ये राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस का पेयर दिखाया जाता है, क्योंकि कपलेट में जो मीटर यूज होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है और वो दोनों लाइनें क्या होती हैं, एक दूसरे से राइम होती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। पढ़िएगा जरा एक बार कि दी हीरोइक कपलेट इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म, एक परंपरागत रूप होता है, फॉर्म होता है फॉर इंग्लिश पोइट्री कॉमनली यूज्ड। और इसका अगर हम सामान्यता ये देखें कि इसका सामान्यता प्रयोग किस में किया जाता है, तो एपिक में। नरेटिव पोइट्री एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइम पेयर ऑफ लाइन्स, इसकी जो लाइनें होती हैं दोनों वो एक दूसरे से राइमिंग होती हैं, इसीलिए राइमिंग पेयर बोलेंगे। इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इसमें जो मीटर यूज किया जाता है वो आयम्बिक पेंटामीटर, यानी कि एक लाइन में 10 सिलेबल होंगी, ठीक है। जेफरी चौसर ने सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कराया राइमिंग कपलेट को 14th सेंचुरी में, और जॉन ड्राइडन एंड अलेक्जेंडर पोप ने इसको क्या किया, परफेक्ट किया। लेट्स
17 एंड अर्ली 18th सेंचुरी में। तो परफेक्ट करने का श्रेय जो दिया जाता है वो ड्रैडन और अलेक्जेंडर पोप को, बट इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे? जोफ्री चौसर थे। अगला हम बात करते हैं 553 नंबर पे, 453 नंबर पे, गेस्टाल्ट थ्योरी। अब गेस्टाल्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूजीसी नेट जून 2008 में पूछा गया है। ये जो गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लिटरेचर कंसिडर्ड टेक्स्ट एज, किसको कंसिडर करती है? यूनिफाइड होल के लिए। गेस्टाल्ट थ्योरी यूनिफाइड होल। गेस्टाल्ट थ्योरी एम्फसाइज करती दी ऑर्गेनाइजेशन एंड मीनिंग इम्पोज्ड ऑन सेंसरी डाटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। ऑफन कोडेड समरी ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी, यानी कि गेस्टाल्ट होल और पैटर्न। तो ये ध्यान रखना, गेस्टाल्ट किसको? यानी कि द यूनिफाइड होल is the phrase the whole is more than the sum of the parts। अगला गेस्टाल्ट थ्योरी के बाद में हम बात करेंगे, देखो फिर से आ गया यूनिवर्सिटी बिट्स। अच्छा, यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बता चुके हैं। यूनिवर्सिटी बिट्स को जो क्वाइन किया था वो जॉर्ज सेंटबरी ने इसको क्वाइन किया था, लेकिन यहां पर यह पूछा गया है कि यूनिवर्सिटी बिट्स में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जॉन रॉबर्ट ग्रीन को इंक्लूड किया गया है, थॉमस किड को भी इंक्लूड किया गया है और मार्लोव को भी इंक्लूड किया गया है। तो किसको इंक्लूड नहीं किया गया है? वो वेबस्टर है, वेबस्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी बिट्स में। ठीक है, यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड जानकारी लेंगे। वेबस्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन यूनिवर्सिटी बिट्स। जो यूनिवर्सिटी बिट्स का ग्रुप था उसमें जॉन वेबस्टर को इंक्लूड नहीं किया जाता है। अब ये यूनिवर्सिटी ग्रुप क्या है? यूनिवर्सिटी बिट्स इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है यूज्ड टू यूज्ड, और इस यूनिवर्सिटी बिट्स फ्रेज को प्रयोग किया जाता है टू द नेम अ ग्रुप ऑफ 16th सेंचुरी, जो 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्लेराइट थे। और ये जितने भी 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्लेराइट थे, नाटक लिखने वाले थे, हु वर एजुकेटेड, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी एट द यूनिवर्सिटीज। और यूनिवर्सिटीज से कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें जो ग्रुप में है? या तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे या वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। हु बिकेम पॉपुलर सेकुलर राइटर के रूप में ये पॉपुलर हुए, प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। और यूनिवर्सिटी जो ग्रुप था बिट्स का, ठीक है, इसके जो प्रोमिनेंट राइटर थे, प्रोमिनेंट मेंबर थे, वो कौन कौन थे? नंबर 1 क्रिस्टोफर मार्लोव को याद रखोगे, रॉबर्ट ग्रीन और थॉमस नेस। पहला किसका नाम लिया? क्रिस्टोफर मार्लोव, दूसरा नाम रॉबर्ट ग्रीन और तीसरा थॉमस नेस। ये तीनों लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, जबकि जॉर्ज पील और लिली एवं लॉज, जो थॉमस लॉज थे, ये तीनों लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। अगर हम किड की बात करें, थॉमस किड की बात करें, समटाइम्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट, इस लिस्ट में किड को भी इंक्लूड किया जाता है, ऑल्दो ही वाज नॉट। यद्यपि अगर हम बात करें तो थॉमस किड वाज नॉट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, उन्होंने किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। ठीक है, तो ये बात विशेष ध्यान रखना यूनिवर्सिटी बिट्स के बारे में। इसके बाद 55 पे बात करें तो देखो 55 की अगर बात करें तो हीरोइक क्वाट्रेन, देखो एक शब्द आया हीरोइक क्वाट्रेन एज, ये यूजीसी नेट जून 2008 में पूछा जा चुका है कि हीरोइक क्वाट्रेन क्या होता है। तो सी ऑप्शन को पढ़िएगा, जो क्वाट्रेन अगर है कहीं पर तो क्वाट्रेन का मतलब 4 लाइनें होंगी, क्वाट्रेन का मतलब 4 लाइनें होंगी। इसमें 8 लाइनों की बात कर रहा है, वैसे ही कट गया, इसमें 6 लाइनों की बात कर रहा है, 4 लाइनें सिर्फ इसी में दे रखी हैं। 4 लाइन स्टेंजा होता है क्वाट्रेन में, जो कि आइम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। हीरोइक कपलेट, हीरोइक क्वाट्रेन इज अ पोएटिक स्टेंजा, जिसमें कंसिस्टिंग होती हैं कितनी लाइनें? 4 लाइनें, और वो चारों लाइनें किसमें? आइम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा जाता है। द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन जो है एक दूसरे से राइम करेंगे, और सेकेंड और फोर्थ लाइन एक दूसरे से राइम करेंगी। एवरी लाइन हैज टेंस लेवल, प्रत्येक लाइन में, जब पेंटामीटर है तो पेंटा का मतलब 5 और एक में 5 फुट हो गए, यानी कि 5 फीट हो गए, तो एक में कितने? 2 लेवल होंगे 1 फुट में, तो 10 लेवल हो गए यहाँ पे। एवरी अल्टरनेट्स लेवल इज स्ट्रेस स्टार्टिंग विद द सेकेंड,
और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है, ए बी और ए बी। क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम ध्यान रखना, पहली लाइन जो है वो थर्ड लाइन को राइम करेगी और दूसरी लाइन जो है वो फोर्थ लाइन को राइम करेगी। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 456 पे देखो, बाइल्डेंस रोमन क्या शब्द है, आपके सामने शब्द है बाइल्डेंस रोमन ट्रांसलेटेड लिटरेरी मीन्स, यानी कि बाइल्डेंस रोमन जो है वो ट्रांसलेटेड किया गया जिसका लिटरेरी मीनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट नॉवेल, यानी कि बाइल्डेंस रोमन को आप डेवलपमेंट नॉवेल के नाम से भी जान सकते हो। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें तो बाइल्डेंस रोमन एक नॉवेल होता है, इज अ स्टोरी ऑफ जर्नल ग्रोथ रादर देन सेल्फ कल्टिवेटेड, और इस तरीके से इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, और दूसरा नाम क्या है, डेवलपमेंटल नॉवेल। तो ध्यान रखना बाइल्डेंस रोमन को हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंटल नॉवेल के नाम से भी जानते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी कल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।